हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मुगल शासन प्रणाली से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले कार्य हैं यानी प्रशासनिक संबंधी जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। पिछली वीडियो जो हमने पूरा मुगल साम्राज्य लगभग देख लिया है और उसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को भी है जो कि पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्हें कवर कर लिए हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि यूपीपीएससी का जो आर ओ का एग्जाम आने वाले समय में आपको होगा, जून जुलाई तक होने के चांस है। तो आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको मजबूत करना है, तो आपको यहाँ से एक समझ में आएगा, चीज़ समझ में आएगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक है जिन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या ध्यान देना है। देखिए, मुगल राज व्यवस्था की बात करो तो सामान्यतः देखिए सैनिक बेस्ड ज़्यादा शासन था, यानी सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और प्रशासन में सैनिकों का महत्वपूर्ण स्थान है जो था। आधिकारिक वर्ग की बात करो, देखिए वजीर होता था जिसे वकील कहते थे, दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा। तो देखिए वजीर क्या होता था, तो वजीर जो है देखिए राज्य का प्रधानमंत्री होता था और अकबर के समय में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, वकील कहते थे। और वित्त मंत्री को क्या कहते थे, वजीर कहते थे। ठीक है, वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था और जो प्रधानमंत्री होता था उसे वकील कहते थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए दीवान की बात करूँ, दीवान कौन होता था, तो देखिए इस पद की स्थापना अकबर के शासन काल में हुई थी और जो यह दीवान होता था ये वित्त एवं जो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है जो कि होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और देखिए इनके जो दो सहायक थे, यानी इनको असिस्ट करने के लिए दो लोग और होते थे। कौन कौन, एक तो दीवाने तन था जो वेतन का हिसाब रखता था और दूसरा था दीवाने खालिस। यह जो होता था ये निजी भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। देखिए मीर बख्शी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम्स में। यह जो देखिए सैन्य विभाग का मुखिया होता है, सेना संबंधी सभी कार्यों जैसे अनुशासन को लेकर, प्रशिक्षण, सैलरी वगैरह को लेकर यही उत्तरदायी होता था। यह जो है सैनिकों का क्या कहते हैं हुलिया आदि है जो कि रखता था और घोड़ों पर ये दाग लगवाता था ताकि ये पता चल सके कि ये हमारे शासन का ही है जो कि सैनिक है और घोड़ा ये सरकारी है। ठीक है, और इनकी सहायता के लिए अनेक कर्मचारी होते थे। देखिए मीर सामा, तो ये कौन होता था, तो ये जो है शाही भंडारी था तथा सम्राट के उद्योग, भंडार, सेना और शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध है जो कि ये करता था। यह जो है सम्राट के व्यक्तिगत सेवकों का अधिकारी होता था। यह पद महत्वपूर्ण होने के कारण किसी विश्वासपात्र तथा प्रभावशाली व्यक्ति को है जो कि सौंपा जाता था। ठीक है, सद्र उस सुदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। यह सम्राट को धार्मिक विषयों पर है जो कि परामर्श देता था। इसे जो है देखिए सदूर कल या सदूर जहाँ भी है जो कि कहा जाता था। यह प्रजा और सम्राट में संपर्क बनाए रखने वाली कड़ी होती थी। यह जो है इस्लामी कानून का संरक्षण और उलेमा का प्रतिनिधि होता था। प्रत्येक सूबे में एक सदर है जो कि नियुक्त किया जाता था। अब प्रत्येक सद्र उस सुदूर की आज्ञा का है जो कि पालन करता था। अब देखिए मुहत्सिब, ये भी महत्वपूर्ण है। मुहत्सिब की बात करें तो इसका कार्य पैगंबर की आज्ञाओं को लागू करना और उन सब विधि विधानों का दमन करना था जो कि इस्लाम के प्रतिकूल थे, यानी इस्लाम धर्म का अपमान करते थे या उनके खिलाफ करते थे। औरंगजेब के शासनकाल में इनको जो है नए मंदिरों को तुड़वाने की आज्ञा दी गई थी। कभी कभी इन्हें वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने और सही वजन और माप इत्यादि रखने का काम भी है जो कि दिया जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए काजी उल कुजात या मुख्य काजी जिसे हम कहते हैं, तो सम्राट के पश्चात जो है न्यायिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी यही काजी उल कुजात होता था। यह जो है इस्लामिक नियमों के आधार पर निर्णय देता था और मुख्य काजी जो होते थे नगर, जिले और सूबों के काजियों की नियुक्ति भी करता था। काजियों की सहायता के लिए जो कि मुफ्ती होते थे, वर्तमान में भी आप देखते हैं मुफ्ती, मौलाना वगैरह शब्द सुनते रहते होंगे, या काजी भी है जो कि सुनते होंगे। इसके बाद दीवान ए बयूतात भी महत्वपूर्ण, तो ये शाही कारखानों का अधीक्षक होता है। तोपखाने के दरोगा की बात करो तो यह मीर बख्शी के अंतर्गत है जो कि कार्य करता है। ठीक है, दीवाने आला महत्वपूर्ण है, यह राज्य कोष तथा राजस्व अधिकारी है जो कि होता था। अब देखिए अन्य अधिकारियों की बात करें तो मीर बाहरी ये जल सेना का प्रधान होता था। मीर बर की बात करें तो ये वन सचिव होता था। मुशरिफ इंपॉर्टेंट है, ये राजस्व सचिव यानी लेखा अधिकारी होता था। इसको देखिए मुस्तौफी, ये महत्वपूर्ण है, ये मुख्य आय व्यय निरीक्षक होता था यानी लेखा परीक्षक। इसको देखिए मीर अर्ज जो है ये सम्राट के सम्मुख प्रार्थना पत्र रखने वाला होता था। ठीक है, सूबेदार की बात करें, देखिए सूबे का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसे हम सूबेदार कहते थे। इसकी सहायता के लिए दीवान, बख्शी, फौजदार, कोतवाल, काजी, सदर, आमिल, बितिकची, पोतदार व खजानदार ये सब चीज़ होते थे। कानूनगो, पटवारी होते थे। ठीक है, और सूबेदार का प्रति 2 या 3 वर्ष में स्थानांतरण जो कि कर दिया जाता था। एक प्रकार से सूबेदार आप डीएम को समझ सकते हैं। ठीक है,
और देखिए दीवान की बात करें तो प्रांत में यह द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता था तथा सूबेदार का प्रतिद्वंदी होता था। शाही दीवान से संपर्क बनाए रखना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना इसका कर्तव्य था। फौजदार की बात करें, देखिए मुगल सम्राट के प्रतिनिधि है जो कि माना जाता था और जो कि सुल्तान से सीधे संपर्क में रहता था। प्रांतीय सेना का यह सेनानायक होता था। ये आमिल के लगान वसूली के कार्य में भी सहायता करते थे। श्री सरकार एक लेखक हुए तो उन्होंने कहा कि फौजदार का कार्य छोटे छोटे विद्रोहों का दमन करना, डाकुओं के दलों को भगा देना या बंदी बना लेना, राजस्व अधिकारी और फौजदारी अधिकारियों या मुहतसिब के विरोध का शक्ति प्रदर्शन द्वारा आतंक का दमन करना इनका प्रमुख कार्य है जो कि होता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सत्र की बात जैसे कि मैंने बताई, ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाती थी और इसका मुख्य काल सदाहरालों अर्थात धार्मिक या सार्वजनिक कार्यों के लिए लगान से छूटी हुई धरती का प्रतिबंध करना होता था। आमिल क्या है, तो आमिल जो है वह लगान वसूलने वाला होता था और भी एक काम है जो किसे करने पड़ते, जैसे भूमि की नपाई करना, पैमाइश करना, लगान वसूली, कारकुनों, मुकद्दम, पटवारियों को खाते निरीक्षण आदि कार्य से करने पड़ते थे। बख्शी की बात करें तो यह प्रांतीय सेना का वेतन अधिकारी होता था और मीर बख्शी के अधीन है जो कि यह कार्य करता था। बितिकची की बात करें तो ये देखिए आमिल की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता था, राजस्व और कानूनों के कार्यों की देखरेख करता था। अच्छा लेखक और मुंशी होना तथा अपने जिले के रीति रिवाजों की जानकारी होना आवश्यक होता था, जिसे बितिकची बनना होता था। कोतवाल की बात करें तो रक्षा विभाग का अधिकारी होता था, किंतु उसे न्यायाधीश की शक्ति भी है जो कि दी गई थी। इसका दायित्व होता था कि शांति और व्यवस्था नगर में बनाए रखना और ये विभिन्न वर्गों के आय व्यय का ब्यौरा भी है जो कि रखता था। वाकिया नवीस इंपॉर्टेंट है, यह प्रांत में घटित घटनाओं का ब्यौरा रखता था। यह छोटी बड़ी प्रांतीय घटनाओं की सूचना जो है सम्राट को लगातार पहुंचाता रहता था। ठीक है। सरकार या जिले की बात करें तो प्रत्येक जो सूबा या प्रांत होता था ये कई जिलों में या सरकारों में विभक्त होता था। यह क्षेत्र फौजदार के अधिकार में होता था। परगना या महल की बात करें तो देखिए परगना जो होता था, सरकार जो होते थे, सरकार आपके राज्य हो गया, राज्य जो है परगना या महलों में विभक्त होते थे। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक आमिल, एक पोतदार और कुछ बितिकची है जो कि होते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए मुगल कालीन उच्च अधिकारी की बात कर लेते हो तो मीर बहर, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये जल सेना का प्रधान होता था। मीर तोजक या तुजुक या धर्माधिकारी होता था। वाकिया नवीस इंपॉर्टेंट है, समाचार लेखक या राज्य के समाचार केंद्र को ये भेजता था। खुफिया निवीस की बात करें तो गुप्त पत्र लेखक होता था ये। स्वनिधि निगार की बात करें तो समाचार लेखक होता था। हरकारा की बात करें तो जासूस और संदेश वाहक था। बितिकची महत्वपूर्ण है, तो अकबर ने अपने शासनकाल में 19वीं वर्ष में इसे स्थापित किया था। इसकी नियुक्ति दरबार की सारी घटनाओं को लिखने के लिए है जो की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना। परवाना नवीस की बात करें तो ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुशर्रफ की बात करें तो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा है जो कि ये रखता था। आमिल की बात करें तो अकबर के शासन के 18वें वर्ष में गुजरात, बिहार और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए है जो कि इसे नियुक्त किया जाता था, किसे आमिल को, और इसे करोड़ी भी है जो कि कहा जाता था। मुसद्दी की बात करें तो बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल है जो कि ये करता था। ठीक है। इसके बाद देखिए मुगल सेना की बात करें तो मुगल सेना 4 श्रेणियों में विभाजित थी। एक तो मनसबदार द्वारा प्रदत्त घुड़सवार सेनाएं, आहदी सैनिक, अधीनस्थ राजाओं की सेना और दाखिली सैनिक। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है। 1573 में जब अकबर का शासन था तो जल सेना का गठन जो कि अकबर के द्वारा किया गया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था, मीर बहर है जो कि होता था। अकबर के बाद सेना के इस अंग को दृढ़ करने के लिए जो ध्यान दिया तो औरंगजेब ने दिया था, बीच में उतना ध्यान नहीं दिया गया था। वास्तव में मुगल सम्राट जो है नौसेना की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सके थे, जिसके कारण कालांतर में यूरोपीय लोगों से ये पराजित हो जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे जल सेना में। अब देखिए मुगलकालीन तोप की बात करें, देखिए गजनाल, नरनाल, सुतरना, जम्बूर और धमाका। गजनाल की बात करें तो ये हाथी के ऊपर ले जाने वाली तोप होती थी। नरनाल की बात करें तो नरनाल आप नाम से ही समझ रहे हैं, आदमी द्वारा ले जाने वाली तोप होती थी। सुतरना की बात करें तो ऊँट के ऊपर ले जाने वाली तोप होती थी। जम्बूर ये तो मधुमक्खी जैसी आवाज़ करने वाली तोप होती थी। धमाका की बात करें तो जोरदार आवाज़ वाली तोप है जो कि होती थी। अब देखिए मनसबदारी व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए मनसबदारी ये अरबी भाषा के मनसब शब्द से बना है जिसका अर्थ होता था पद। मनसब शब्द इसके धारक यानी मनसबदार की प्रतिष्ठा का सूचक होता था। मध्य एशिया में उद्भूत हुए मनसबदारी
प्रथा के अंतर्गत इसमें देखिए सैनिक, ओहदेदार, नौकरशाही वर्ग तथा अमीर वर्ग को मनसब प्राप्त होते थे। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो होती थी ये मंगोल नेता जो चंगेज़ खां थी इसकी दशमलव प्रणाली पर है जो कि आधारित थी। मनसब शब्द का प्रथम उल्लेख अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में मिलता है। 1577 में है जो कि मनसब जारी किया जाता है अकबर के द्वारा। इस प्रकार मनसब का अकबर के काल में क्रमिक विकास है जो कि होता है और आगे है व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है। अकबर के शासनकाल में काजी या सद्र को छोड़ सभी पदाधिकारी को जरूरत पड़ने पर सैन्य संचालन है जो कि करना होता था और इसी कारण से सभी को मनसब भी दिया जाता था। लेकिन जो गैर सैनिक अधिकारी होते थे मनसब की जगह इन्हें रोजिंदार है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। मुगल सम्राट के मनसब जो होते थे ये अपना वेतन या तो नकद लेते थे या तो जागीर के रूप में जो कि प्राप्त करते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। मनसब प्रथा की देखिए विशेषताओं की बात करें तो मनसब जो है इसका जो स्वरूप होता था दोहरा होता था। यह दो स्थितियों का परिचायक था। एक तो जात जो कि व्यक्तिगत पद का सूचक था तथा सवार जो कि सैनिक संख्या का द्योतक होता था यानी अश्वारोही पद। जात जो है देखिए मुख्यतः शासकीय पदानुक्रम में मनसबदार की स्थिति को रेखांकित करता था। अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब 10 से लेकर 10,000 तक होता था किंतु बाद में यह अधिकतम कितना हो गया तो 12,000 तक है जो कि हो गया। मनसब के देखिए प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के मनसब होते थे। एक तो 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 तक का मनसब प्राप्त करने वालों को अमीर कहते थे और 2500 के ऊपर जो मनसब प्राप्त करते थे उसे अमीर ए उम्दा या अमीर ए आजम या तो उमरा है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। शाहजहाँ ने देखिए मनसबदारी प्रथा में जो भ्रष्टाचार फैल गया था उसको रोकने के लिए एक नियम बनाया जिसके अनुसार पद की तुलना में घुड़सवारों की संख्या कम कर दी गई। अब अपने पद हेतु निर्धारित संख्या की कम से कम 1/4 फौजी टुकड़ी है जो कि रखनी पड़ती थी। भारत के बाहर यह संख्या 1/5 है जो कि थी, ठीक है। औरंगजेब के समय में एक और व्यवस्था जो कि जिसे हम मशरूत कहते हैं इसको स्टार्ट किया जिसमें सक्षम मनसबदारों को किसी महत्वपूर्ण पद जैसे फौजदार या किलेदार या किसी महत्वपूर्ण अभियान पर जाते समय उसके सवार पद के अतिरिक्त वृद्धि है जो कि कर दी जाती थी, ठीक है। वित्त प्रशासन की बात करें फाइनेंस से रिलेटेड देखिए खराज या भू राजस्व। तो खराज क्या होता था तो ये देखिए राज्य की आय का प्रमुख साधन होता था। देखिए आय के प्रमुख साधन में खराज ध्यान खराज, जकात, खुम्स, जजिया, पेशकश जिसे हम नज़र भी कहते हैं, जब्त की गई संपत्ति और टकसाल ये महत्वपूर्ण है। खराज की बात करें देखिए टोडरमल की जैसे जब्ती प्रणाली है, करोड़ी व्यवस्था है, धैसाला प्रणाली, बटाई और नस्क अथवा कनकोत पद्धति। भू राजस्व अनाज अथवा नकदी के रूप में लिया जाता था और इसकी दर जो है उपज का 1/2 भाग या 1/3 थी। ज़कात की बात करें तो देखिए ज़कात जो होता था यह मुस्लिम जनता से उसकी संपत्ति का 2.5% है जो कि लिया जाता था, ठीक है। हुमायूं ने इसे लेना बंद कर दिया था लेकिन औरंगजेब के काल में इसे फिर से स्टार्ट कर दिया जाता था। खुम्स की बात करें तो खुम्स जो है देखिए जो भी क्या कहते हैं खजाना लूटा जाता था तो उसमें एक सरकार का भाग होता था जो इस्लामी नियमों के अनुसार कितना था 20% था। इसे ही हम खुम्स कहते हैं। मुगल काल में सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था इसलिए सारा लूट कमाल राजकोष में जमा करवाया जाता था। जजिया की बात करें तो देखिए जजिया कर जो था यह गैर मुस्लिमों से है जो कि लिया जाता था। अकबर ने 1564 में इसे समाप्त कर दिया लेकिन औरंगजेब के समय में पुनः इसे 1679 में स्टार्ट कर दिया जाता है और यह प्रति व्यक्ति से उसकी आय का 2.5% है जो कि लिया जाता था। 1720 में इसे जब महमूद शाह ने मोहम्मद शाह ने जो है समाप्त किया तो उस समय इसमें राज्य के 4 करोड़ वार्षिक आय है जो कि होती थी। उस समय समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा आय थी ये। इसको नज़र की बात करें या पेशकश की तो देखिए बड़े बड़े पदाधिकारी मनसबदार आदि सम्राट को जो भी बहुमूल्य भेंट देते थे उसे हम नज़र कहते थे या पेशकश कहते थे। जब्त की गई संपत्ति की बात करें तो इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता था बल्कि यह सरकार की हो जाती थी, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण देखिए 1574-75 में करोड़ी पद्धति को आरंभ किया गया था अकबर के द्वारा। इस पद्धति के अंतर्गत सारी खालसा भूमि को बराबर भागों में बांट दिया जाता था। हर भाग की मालगुजारी 1 करोड़ दाम यानी 2,50,000 रुपये एकत्र हो ऐसा कहा जाता था और इस भूभाग का आमिल नामक अधिकारी है जो कि सर्वसाधारण में करोड़ी नाम से विख्यात हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उत्पादकता के आधार पर देखिए भूमि के प्रकार की बात करें तो एक तो पोलज भूमि थी, परती भूमि थी, चाचर भूमि थी और बंजर भूमि। जो देखिए पोलज भूमि होती है सबसे अधिक उपजाऊ और प्रतिवर्ष कृषि के काम आने वाली भूमि होती थी। परती भूमि की बात करें तो देखिए पोलज से कम उपजाऊ और एक फसल के पश्चात 1 या 1.5 वर्ष के लिए खाली छोड़नी पड़ती थी इस जमीन को। चाचर भूमि की बात करें तो एक फसल के बाद 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ी जाने वाली भूमि होती थी। बंजर भूमि की बात करें तो यह जो है
प्रायः खाली पड़ी रहती थी और कभी कभी कृषि के काम में है जो कि ली जाती थी। इसके बाद देखिए 1580 में दहसाला प्रणाली है जो कि प्रचलित हुई थी। इसके अनुसार अलग अलग फसलों को पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और इसी अवधि में उसकी कीमतों का औसत है जो कि निकाला जाता था, और इस औसत उपज का 1/3 भाग है जो कि राजस्व दे दिया जाता था। इसे ही दहसाला प्रणाली है जो कि कहा जाता था। जहांगीर ने देखिए अकबर की प्रणाली को लागू रखा, लेकिन शासन प्रबंध इतना कुशल नहीं था, जिसके कारण इसने जागीरदारी प्रथा को भी जो कि प्रोत्साहन दिया, और उसके काल में अलतमगा नामक एक नई जागीर प्रथा है जो कि स्टार्ट कर दी गई थी। शाहजहां ने जो देखिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था, जैसा आप लोग देखते हैं वर्तमान में ठेके पे देखकर लोग कृषि वगैरह करवाते हैं। इसको देखिए फसल के प्रकार की बात करें, फसल जो है खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती थी। आईने अकबरी के अनुसार देखिए 17 रबी फसलें थी उस समय और 26 खरीफ फसलें थीं। गेहूं और चावल संपूर्ण देश की महत्वपूर्ण फसल थी, जो कि वर्तमान में भी आप देखते हैं। माप की इकाइयों की बात करें तो देखिए सिकंदरी गज यह 39 अंगुल या 32 इंच का होता था, और अकबर के सिंहासन के समय सिंहासन के पूर्व यानी जब अकबर बैठता उसके पहले चलता है सिकंदरी गज, ठीक है। इलाही गज 41 अंगुल या 33 इंच का होता है और अकबर द्वारा यह प्रवर्तित किया गया था। कुवाड़ की बात करें दक्षिण भारत में सूती एवं ऊनी वस्त्रों की माप की इकाई होती थी। बाहर की बात करें तो ये अरबी व्यापारियों द्वारा समुद्री तटों पर तौल की इस इकाई को लागू किया गया था। कैंडी की बात करें तो ये क्या है, तो कुओं में प्रचलित तौल की इकाई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए इस समय मुगल काल में नकदी फसलों को क्या कहा जाता था, तो जीन्स ए आला है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नकदी फसलों में सर्वाधिक फसल होती थी वो कौन सी थी, तो गन्ने की खेती है जो कि होती थी। गन्ना सर्वोत्तम होता था, जबकि बयाना का नील सर्वोत्तम था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो देखिए सिंचाई व्यवस्था में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो लीवर तकनीक थी। शाहजहाँ के काल में नहर प्रणाली का विकास होता है और उसने 2 नहरें बनवाई थी। एक तो नहर फौज बनवाई थी, नहर फैज, और दूसरा थी जो शाही नहर थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद खनिज उत्पादन की बात करें, देखिए सोना जो है, सोना तांबा लोहा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। सोना जो होता था रॉल्फ फिंच के अनुसार बिहार की नदियों की रेत में सोना है जो कि उस समय निकलता था। तांबा की बात करें तो राजस्थान का यह खेतड़ी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस था, इसके लिए वर्तमान में भी फेमस ही है। लोहा की बात करें तो लोहा बंगाल, यूपी, आगरा, बिहार आदि से है जो कि आपका लोहा भी निकलता था उस समय। उद्योग धंधों में देखिए वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद, कैम्बे, गुजरात, पाटन, जो राजस्थान के अजमेर हो गए, सिरोंज हो गए, उत्तर प्रदेश में बनारस, आगरा, जौनपुर, इलाहाबाद, ये सब फेमस एरिया थे वस्त्र उद्योग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यात्री और शासक की बात कर लेते हैं। तो देखिए रॉल्फ फिंच आता है अकबर के समय में, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है। विलियम हॉकिंस आपके जहांगीर के समय में है जो कि आता था, और यह है जहांगीर के आगरा दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। विलियम फिंच की बात करें तो देखिए इसने अनारकली की दंत कथाओं का उल्लेख है जो कि किया है। सर टॉमस रो की बात करें तो पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक विवरण जो है इसी की बुक थी, जिसमें देखिए मुगल दरबार के षड्यंत्र का इसने विवरण है जो कि इसमें दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रेवेनियर के बारे में ध्यान दीजिएगा। यह पेशे से जौहरी था इसने कोहिनूर हीरे का विवरण है जो कि दिया है। इसका यात्रा विवरण आपको ट्रेवल्स इन इंडिया में है जो कि मिलता है। इसको देखिए मनुची जो कि इटली का रहने वाला था और ये शाहजहाँ के समय में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी देखिए ये जितने भी हैं ना, फ्रांसिस्को पेलमार्ट, पिएत्रा देला वाले और जीन्स वेटेड ट्रेवेनियर, ये सब आपके किसके समय में आते हैं, तो ये जहांगीर के समय में जो कि आते हैं। फ्रांसिस वर्नियर की बात करें ये शाहजहाँ के समय में आता है और इसका यात्रा विवरण ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर नाम से था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बंदरगाह की बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है बंदरगाह की, ध्यान दीजिएगा। जो सिंध में आपके बंदरगाह कौन कौन से हैं, लाहौरी बंदर हैं। मालाबार क्षेत्र में कोच्चिन और कालीकट थे। गुजरात में इंपॉर्टेंट है पाटन, खंभात और भड़ोच थे। बंगाल में आपके सतगांव, सोनारगांव थे। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, दाभोल और भटकल थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। पटेला जो है देखिए एक प्रकार की नाव थी, जबकि जो क्या है रंडा, ये रंडा क्या होता था, तो अनाज ढोने वाले जानवरों को जो कि रंडा कहा जाता था, और पटेला एक प्रकार की ये नाव होती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मुगल काल में कोई भी देखिए व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, लेकिन उस समय देखिए ग्रामीण साहूकार और शहरी शराब जो ऋणों के लेन देन के लिए है जो कि कार्य करते थे।
मुगलकालीन देखिए सिक्कों की बात कर लेते हैं तो रुपया जो होता है देखिए ये 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का होता था जो कि शेरशाह के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। दाम जो है देखिए शेरशाह द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का होता था। मुहर की बात करें तो 170 से 175 रत्ती के बराबर सोने का सिक्का होता था जिसे अकबर ने अपने शासन में चलाया था, ध्यान दीजिएगा। इलाही जो है 10 रुपये के बराबर सोने का गोलाकार सिक्का होता था, इसे भी देखिए अकबर के द्वारा है चलाया गया था। जलाली की बात करें तो अकबर द्वारा चलाया गया चांदी का चौकोर या वर्गाकार सिक्का होता था। जीतल की बात करें तो तांबे का सबसे छोटा सिक्का होता था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। निसार की बात करें तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का होता था। इसका प्रयोग सामान्यतः दान इत्यादि में है जो कि किया जाता था। आना की बात करें तो यह है शाहजहां द्वारा चलाया गया था और यह रुपया और दाम के बीच का है जो कि सिक्का होता था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अकबर की बात करूँ, देखिए अकबरनामा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। यह 3 हिस्सों में बटी थी। इसका तीसरा हिस्सा ही है जो कि आईने अकबरी आप लोग देखते हैं। आईने अकबरी जो है 5 आइन में है जो कि बटा हुआ है। इसके चौथे आइन में देखिए हिंदुस्तान की जाति, ऋतुओं के बारे में, फसलों के बारे में, कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। 5वें आइन में 2 अध्याय हैं जिनमें जो है देखिए अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। अबुल फजल ने समाज के सभी अंगों की तुलना जो है प्रकृति के 4 तत्वों से की है, जैसे अग्नि योद्धा वर्ग को कहा है इसने, वायु को इसने श्रमिक वर्ग बताया है, जल को बुद्धिजीवी वर्ग बताया है और पृथ्वी को सेवक वर्ग है जो कि बताया है। अबुल फजल ने जो देखिए राजत्व को फर्र ए इजदी अर्थात दैवीय प्रकाश है जो कि कहा गया है। इसी ग्रंथ में अबुल फजल ने दीन इलाही की चर्चा जो कि है नहीं की है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। दीन इलाही की चर्चा जो है आपको आईने अकबरी में देखने को नहीं मिलती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मुगल काल में प्रचलित भू राजस्व प्रणाली को हम अगली वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो थी, आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।